दोस्तों, आज की कहानी गाजियाबाद से है। दोस्तों, नशे की लत इंसान के सोचने समझने की शक्ति ही नहीं छीनती, बल्कि उसे अपना गुलाम भी बना लेती है। नशे की लत में डूबा इंसान कभी कभी ऐसे खतरनाक कदम उठा लेता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ सुमित के साथ भी हुआ। सुमित गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अपने परिवार के साथ एक फ्लैट में रहता था। परिवार में उसकी पत्नी अंशुबाला के अलावा 3 बच्चे थे। बच्चों में बड़े बेटे प्रथमेश के बाद 4 साल के 2 जुड़वां बच्चे आकृति और आरव थे। प्रथमेश रिवेरा पब्लिक स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ रहा था, जबकि उसकी पत्नी अंशुबाला इंदिरापुरम के मदर्स प्राइड स्कूल में टीचर थी। दोनों जुड़वां बच्चे इसी स्कूल में मां अंशुबाला के साथ पढ़ने जाते थे। स्कूल से लौटने के बाद अंशुबाला घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। बिहार के सारण जिले के गांव अंजनी मकेर के रहने वाले BN सिंह सेना से रिटायर हो चुके थे। उन्होंने सन 2011 में बेटी अंशुबाला उर्फ पूजा की शादी झारखंड के सिंहभूम के गांव आदित्यपुर के रहने वाले सुमित के साथ की थी। सुमित ने B.Tech कर रखा था। सुमित के पिता सर्वानंद सिन्हा व मां की सन 2012 में मृत्यु हो गई थी। परिवार में कुल 4 बहन भाई थे। बड़ा भाई अमित बेंगलुरु में एक IT कंपनी में इंजीनियर था और अपने परिवार के साथ वहीं रहता था। 4 बहनें थीं, बड़ी किरण व गुड्डी और 2 छोटी बेबी व रिंकी। 3 बहनों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटी बहन रिंकी बड़े भाई अमित के साथ रहकर पढ़ रही थी। अंशुबाला के परिवार में उसके माता पिता के अलावा 2 भाई थे। पंकज और मनीष दोनों ही शादीशुदा थे। पंकज गाजियाबाद वसुधरा के सेक्टर 15 में अपने परिवार के साथ रहता था, जबकि छोटा भाई अपने परिवार के साथ दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहता था। अंशुबाला के पिता BN सिंह और मां मीरा देवी पिछले 4 सालों से बेटी अंशुबाला के साथ रह रहे थे। इसकी वजह यह थी कि सुमित का ऑफिस के काम से बाहर आना जाना लगा रहता था। सेना से रिटायर BN सिंह इंदिरापुरम की एक सिक्योरिटी कंपनी में सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी कर रहे थे। हालांकि वह बेटी के पास रहते थे, लेकिन अपना वह पत्नी का खर्च खुद उठाते थे। बेटी के पास रहने की वजह बस यही थी कि दामाद अमित अक्सर घर से बाहर रहता था। बच्चे छोटे होने के कारण बेटी को किसी की मदद की जरूरत थी। बेटी के पास रहते हुए BN सिंह व उनकी पत्नी मीरा देवी दोनों बेटों के पास आते जाते रहते थे। दोनों बेटे भी जब तब उनसे वी बहन अंशुबाला से मिलने के लिए आते रहते थे। अक्टूबर 2018 तक सुमित गुरुग्राम की IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी पर था। इसके तुरंत बाद उसने बेंगलुरु की अमेरिकन बेस IT कंपनी UST ग्लोबल में नौकरी शुरू कर दी थी। 14 लाख रुपए के पैकेज पर उसने बतौर एप्लीकेशन मैनेजर ज्वाइन किया था। UST ग्लोबल कंपनी ने 2 महीने बाद अपना सिस्टम अपग्रेड किया तो सुमित काम नहीं कर पाया। नतीजतन बीती जनवरी में उसने इस्तीफा दे दिया, लेकिन घर वालों को इस बारे में पता नहीं था। परिवार को इस सब की जानकारी तब लगी जब वह मार्च में बेंगलुरु छोड़कर हमेशा के लिए दिल्ली आ गया। बेंगलुरु में वह अपने भाई अमित के पास रहता था। जनवरी में नौकरी छोड़ने के बाद से ही सुमित लगातार दूसरी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। अंशुबाला का वेतन बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन वह अपने वो बच्चों के छोटे मोटे खर्च पूरा करने लायक कमा लेती थी। अब तक सुमित भी अच्छी कमाई कर रहा था। सास ससुर भी घर के खर्चों में सुमित व अंशुबाला की मदद करते थे। इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं था कि 3 महीने की नौकरी के कारण सुमित या परिवार के लोग परेशान होते। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक चल रहा था। इन दिनों बेरोजगारी के कारण सुमित भी पूरे दिन परिवार के साथ ही रहता था। बिहार के सारण जिले में एक करीबी रिश्तेदार की बेटी की शादी थी, लिहाजा 7 अप्रैल 2019 को BN सिंह अपनी पत्नी के साथ शादी में शामिल होने के लिए सारण चले गए थे। सुमित के सभी भाई बहन दूर दूर व अलग रहते थे। सभी की खैर खबर मिलती रहे, इसके लिए उन्होंने माई फैमिली नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। 21 अप्रैल की शाम करीब 6 बजे इस व्हाट्सएप ग्रुप पर सुमित ने एक ऐसा वीडियो डाला जिसे देखकर पूरे परिवार में हाहाकार मच गया। ये वीडियो सबसे पहले सुमित की बिहार में रहने वाली बहन गुड्डी ने देखा था। वीडियो में सुमित जो कुछ बोल रहा था उसे सुनकर गुड्डी के पांव तले से जमीन खिसक गई। दरअसल इस वीडियो में सुमित बता रहा था, मैंने पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी है। मैं खुद भी आत्महत्या करने जा रहा हूं। ये मेरा आखिरी वीडियो है। मैं दुकान से पोटेशियम साइनाइड लेकर आया हूं। अब मैं परिवार पालने लायक नहीं रहा, इसलिए मैंने सबको जान से मार दिया है। जाओ जाकर शव ले लो।
5 मिनट में मैं पोटेशियम साइनाइड खा लूंगा। वीडियो में ही उसने बताया कि उसने न्यायखंड के हुकुम मेडिकल स्टोर से 22,000 रुपए में पोटेशियम साइनाइड खरीदा है, जिसे खाकर वह मरने जा रहा है। सुमित ने वीडियो में यह भी बताया कि वह नशे के लिए ड्रग्स भी हुकुम मेडिकल स्टोर से लेता था। मेडिकल स्टोर के मालिक मकनपुर निवासी मुकेश ने ड्रग्स के नाम पर उसे काफी लूटा था, जिसके चलते उस पर लाखों का कर्ज हो गया था। उसने भी मुकेश के खाते से मोबाइल बैंकिंग के जरिए 1 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए हैं। 2.40 मिनट के वीडियो में सुमित ने बताया कि वह इस समय काफी डिप्रेशन में है और उसने अपने परिवार की हत्या कर दी है। ये पूरी वीडियो जैसे ही गुड्डी ने देखी तो उसने बेंगलुरु में रह रहे अपने बड़े भाई अमित को फोन पर सारी बात बताई तो वह भी बेचैन हो गया। अमित ने गुड्डी से बात करने के बाद खुद भी फैमिली ग्रुप पर डाली गई। वह वीडियो देखी और गुड्डी से बात की। अमित ने गुड्डी से कहा कि वह तुरंत अंशुबाला के भाई पंकज को बता दे, क्योंकि वही एक ऐसा शख्स था जो सुमित के घर के सबसे नजदीक रहता था। भाई की सलाह के बाद गुड्डी ने सुमित द्वारा ग्रुप में डाला गया वीडियो पंकज को भेज दिया और उससे फोन पर बात की। गुड्डी ने पंकज को सारी बात बताई तो पंकज का भी सिर घूम गया। तब तक हकीकत किसी को मालूम नहीं थी, इसलिए गुड्डी ने पंकज को सलाह दी कि वह जल्दी से सुमित के घर जाकर देखे कि क्या माजरा है। तब तक किसी को यकीन नहीं हो रहा था। वे लोग सोच रहे थे कि सुमित ने कहीं मजाक तो नहीं किया। हालांकि अमित, गुड्डी और पंकज सभी लोगों को जैसे ही इस वीडियो मैसेज के बारे में पता चला, उन्होंने सुमित के मोबाइल फोन पर संपर्क करना चाहा ताकि उससे बात कर असलियत जान सकें, लेकिन सभी को उसका मोबाइल स्विच ऑन ऑफ मिला। इससे सभी को शंका होने लगी, लिहाजा उन्होंने अंशुबाला व घर के दूसरे मोबाइल फोन पर भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दोनों फोन स्विच ऑफ मिले तो पंकज का मन शंका से भर उठा। पंकज ने यह सब सुनने के बाद अपने आस पड़ोस के 1-2 लोगों को साथ लिया और ज्ञान खंड 4 में सुमित के मकान पर पहुंच गए, लेकिन वहां ताला लटका देख उनका दिल आशंका से भर गया। उन्होंने सुमित के पड़ोस में रहने वाले और कॉलोनी के कुछ लोगों को एकत्र कर उन्हें अपने बहनोई द्वारा भेजे गए वीडियो के बारे में बताया तो सभी ने सलाह दी कि घर का ताला तोड़कर चेक किया जाए, और सुमित के घर का ताला तोड़ दिया गया। दरवाजा खोलकर अंदर का नजारा देखा तो सभी दंग रह गए। अंदर ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम तक तीनों बच्चों और अंशुबाला के खून से लथपथ शव पड़े थे, जबकि सुमित का कहीं अता पता नहीं था। घर में 4 हत्याएं होने की खबर जल्द ही पूरी कॉलोनी में फैल गई। सुमित के घर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। इस बीच किसी के कहने पर पंकज ने पुलिस को सूचना दे दी थी। उस समय शाम के 7 बजे थे। पुलिस कंट्रोल रूम से यह सूचना अभय खंड चौकी को दी गई। सुमित का घर इसी चौकी के क्षेत्र में आता था। अभय खंड चौकी प्रभारी एसआई प्रहलाद सिंह 2 से 3 सिपाहियों को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने घर में एक साथ 4 लाशें देखीं तो इंदिरापुरम थाना प्रभारी संदीप कुमार को फोन करके जानकारी दी। वैसे तो हत्या की वारदात ही पुलिस के लिए बड़ी बात होती है, लेकिन यहां तो एक साथ 4 हत्याओं की बात थी। इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने इंदिरापुरम क्षेत्र की एसपी अपर्णा गौतम, एसपी सिटी श्लोक कुमार व गाजियाबाद के एसएसपी उपेंद्र कुमार अग्रवाल को इस घटना से अवगत करा दिया। 8 बजते बजते इंदिरापुरम का ज्ञान खंड 4 पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। जिले का हर छोटा बड़ा अधिकारी और फोरेंसिक टीम वहां पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। पंकज ने अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहने वाले अपने भाई व अन्य रिश्तेदारों को इस घटना से अवगत करा दिया था। पंकज के मोबाइल फोन पर सुमित की बहनों व भाई अमित के भी लगातार फोन आ रहे थे। उन्होंने उन्हें भी वास्तविकता से अवगत करा दिया। इंदिरापुरम पुलिस के साथ दूसरे तमाम अधिकारी जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 कमरों के फ्लैट में अंदर ड्राइंग रूम में खून से लथपथ प्रथमेश का शव पड़ा था। अंशुबाला का शव बेडरूम में जमीन पर पड़ा मिला, जबकि दोनों जुड़वां बच्चों के शव बेड पर पड़े थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें सोते समय बेहोशी की अवस्था में मारा गया था। फर्श बेड पर तथा 1 से 2 जगह दीवारों पर खून के निशान थे। बिस्तर पर पड़ा खून सूखकर काला पड़ने लगा था। तीनों बच्चों और अंशुबाला के गले पर धारदार हथियार के निशान थे। अंशुबाला के पेट और छाती के अलावा हाथ पर भी कई जगह धारदार हथियारों के निशान थे। शरीर पर कई जगह खरोंचे भी थीं और कपड़े भी अस्त व्यस्त थे।
इससे पहली नजर में प्रतीत होता था कि मरने से पहले कातिल से उसकी झड़प हुई थी और उसने अपने बचाव में काफी संघर्ष किया था। शव को सबसे पहले देखने वाले पंकज ने पुलिस को बताया कि तीनों बच्चों के मुंह के ऊपर तकिए रखे हुए थे। सुमित ने शायद परिवार के सभी लोगों को खाने की किसी चीज में कोई नशा देकर बेहोश कर दिया था। इसीलिए जब उनकी हत्या की गई तो आस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति ने कोई चीख पुकार नहीं सुनी। थाना प्रभारी संदीप कुमार ने फॉरेंसिक टीम के साथ जब घर की छानबीन शुरू की तो उन्हें रसोई घर में सलगम की सब्जी के टुकड़े मिले, कोल्ड ड्रिंक की 2 खाली बोतलें व नशे की गोलियों के कुछ खाली पैकेट भी मिले। सभी चीजों को पुलिस ने जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि पुलिस को शक था कि सब्जी में नशीली गोली या पदार्थ मिलाया गया था। घर की तलाशी में पुलिस को अलग अलग साइज के 5 चाकू भी मिले, जिनमें 3 एकदम नए थे, जबकि 2 चाकुओं का इस्तेमाल हत्या में किया गया था, क्योंकि धोने या कपड़े से साफ करने के बावजूद उन पर कहीं कहीं खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। फोरेंसिक टीम ने जांच के बाद ये सभी सामान कब्जे में ले लिए। कई घंटे की मशक्कत और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने तीनों बच्चों व अंशु बाला के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिए। रात में पंकज के भाई मनीष व दूसरे रिश्तेदार भी गाजियाबाद पहुंच गए। अंशुबाला के भाई पंकज की शिकायत के आधार पर इंदिरापुरम पुलिस ने 21 अप्रैल 2019 को ही भादमवी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। जांच का काम खुद थाना प्रभारी संदीप कुमार कर रहे थे। सुबह होते ही पुलिस ने सुमित की खोज खबर लेने के लिए चौतरफा कोशिशें शुरू कर दी। चूंकि सुमित का मोबाइल नंबर बंद था, इसलिए उस तक पहुंचने का जरिया सिर्फ उसका मोबाइल नंबर ही था। हैरानी की बात यह थी कि घर में सुमित के अलावा 2 मोबाइल फोन और थे। इनमें एक फोन अंशुबाला का था और दूसरा घर में रहता था। वे दोनों फोन भी घर की तलाशी में पुलिस को नहीं मिले थे। यह भी नहीं पता था कि सुमित जिंदा है या मर चुका है। इसलिए एसएसपी उपेंद्र अग्रवाल से साइबर शाखा की टीम से सुमित व अंशुबाला के दोनों मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगवा दिए। इन मोबाइल नंबरों की लोकेशन के बारे में मिलने वाली पल पल की जानकारी इंदिरापुरम पुलिस को देने का काम सौंप दिया। एसपी सिटी श्लोक कुमार व एसपी अपर्णा गौतम ने थाना प्रभारी संदीप कुमार, एसआई प्रहलाद सिंह और रामप्रस्थ चौकी प्रभारी इजहार अली के नेतृत्व में 3 टीमें बनाईं। पुलिस की टीमों ने सुबह होते ही सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचकर आस पड़ोस के लोगों और सुमित कुमार के सभी रिश्तेदारों से बातचीत और पूछताछ करने का काम शुरू किया। पड़ोसियों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि मृतक परिवार काफी मिलनसार था। पड़ोसियों से अंशुबाला और सुमित का बहुत अच्छा व्यवहार था। कॉलोनी के गार्ड इंद्रजीत ने बताया कि सुबह 3 बजे सुमित यह कहकर बाहर गया था कि वह थोड़ी देर में आ रहा है। वह किस काम से और कहां गया, इसके बारे में उसे पता नहीं था। गार्ड का कहना था कि सुमित के चेहरे से यह आभास नहीं हुआ कि उसने 4 हत्याएं की हैं। पड़ोसियों ने 21 अप्रैल की सुबह से सुमित के परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं देखा था। दरअसल 20 अप्रैल की शाम को अंशुबाला का बड़ा बेटा प्रथमेश अपनी मां के साथ बाहर जरूर देखा गया था। दोनों एकदम नॉर्मल थे। पता चला कि सुमित भी अक्सर बच्चों के साथ बाहर खेला करता था। 22 अप्रैल की दोपहर तक पुलिस ने अंशुबाला व उसके तीनों बच्चों का पोस्टमार्टम करवाकर चारों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए। 21 अप्रैल की रात में ही पंकज ने अपने पिता को फोन करके इस हादसे की सूचना दे दी थी। बेटी और नाती की हत्या की खबर सुनते ही अंशुबाला के माता पिता अगली सुबह बिहार के सारण से फ्लाइट पकड़कर दोपहर तक दिल्ली और दिल्ली से गाजियाबाद पहुंच गए। सुमित के भाई अमित व 2 बहनें भी दोपहर तक गाजियाबाद आ गए। दोनों परिवारों ने मिलकर चारों शवों का अंतिम संस्कार किया। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल चुकी थी, जिसमें अंशुबाला के गले के साथ शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू के 6 निशान पाए गए थे। वहीं बच्चों की मौत गला रेतने से बताई गई थी। हत्या का समय 20 और 21 अप्रैल की रात 12 बजे के बाद का बताया गया। नशीले पदार्थ या नींद की गोली दिए जाने की पुष्टि नहीं होने के कारण चारों के बिसरा को सुरक्षित कर जांच के लिए भेज दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद अंशुबाला के माता पिता व परिवार के अन्य लोग इंदिरापुरम थाने पहुंचे और वहां उन्होंने थाना प्रभारी संदीप कुमार को बताया कि घर में कोई आर्थिक तंगी नहीं थी। सुमित ने सामूहिक हत्या कर घर में लूटपाट की है। वह गहने और नकदी लेकर फरार हुआ है।
परिजनों का तर्क था कि यदि उसे आत्महत्या करनी होती तो वह पत्नी और बच्चों के साथ ही जान दे देता। परिजनों ने हत्यारोपी सुमित के भाई और बहन को गिरफ्तार करने की मांग की। परिजनों ने यह भी बताया कि 8 अप्रैल को ही आकृति व आरव का जन्मदिन हंसी खुशी मनाया गया था। अंशुबाला के पिता बीएन सिंह ने पुलिस को बताया कि वह दरअसल अपनी पत्नी मीरा सिंह के साथ बेटी अंशुबाला के साथ ही रहते थे, इसलिए उन्होंने देखा कि सुमित अक्सर अंशु से लड़ाई करता था। वह उससे बार बार रुपए मांगता था, रुपए न देने पर पिटाई करता था। बीएन सिंह का यह भी कहना था कि सुमित हर महीने 1 लाख रुपए से अधिक कमाता था। उसने नौकरी जरूर छोड़ दी थी, लेकिन घर परिवार चलाने के लिए उसे कोई परेशानी नहीं थी। जबकि सुमित ने वीडियो में आर्थिक तंगी के चलते पत्नी और बच्चों की हत्या करने का दावा किया था, लेकिन पुलिस ने पूरी कॉलोनी के लोगों के अलावा किराना, कॉस्मेटिक की दुकान और प्रेस वाले से पूछताछ की तो उन्होंने परिवार पर किसी प्रकार का उधार होने से साफ इनकार कर दिया। सभी का कहना था कि सामान खरीदने के बाद तुरंत भुगतान कर दिया जाता था। सोसाइटी में कपड़े प्रेस करने वाले रामलाल ने पुलिस को बताया कि सुमित के घर से उसके पास प्रतिदिन 6 जोड़ी कपड़े प्रेस होने आते थे। शुक्रवार सुबह भी कपड़े प्रेस होने आए थे। कपड़े प्रेस करने के एवरेज में प्रतिमाह सुमित के घर से 1500 रुपए मिलते थे। परिवार ने कभी रुपए उधार नहीं किए। सोसाइटी के पास स्थित किराना दुकान संचालक ने बताया कि अंशुबाला प्रतिमाह 8000 रुपए का घरेलू सामान नकद लेकर जाती थी। कपड़े प्रेस करने वाले धोबी रामलाल ने यह भी बताया कि सुमित जब भी यहां रहता था, घर के नीचे या सोसाइटी में घूमकर सिगरेट पीता था। वह सिगरेट पीने का इतना आदी था कि एक दिन में 3 से 4 डिब्बी सिगरेट पी जाता था। पूछने पर सुमित कहता था कि सिगरेट पर उसका महीने का खर्च 10,000 रुपए से ज्यादा आता है। इस पूरी पूछताछ से यह बात तो साफ हो गई कि आर्थिक तंगी की जो बात सामने आ रही थी उसमें बहुत ज्यादा दम नहीं था। इसलिए पुलिस ने अंशुबाला के परिजनों द्वारा हत्याकांड में सुमित के भाई और बहन के शामिल होने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग को दरकिनार कर दिया, क्योंकि यह बात साफ हो चुकी थी कि परिवार न तो किसी आर्थिक मुसीबत में था, न ही परिवार के दूसरे लोगों का सुमित के घर बहुत आना जाना था। इसलिए पुलिस ने अब अपना सारा ध्यान सुमित की तलाश पर केंद्रित कर दिया। पुलिस ने सुमित के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकाल ली थी। उसमें पुलिस को करीब आधा दर्जन ऐसे नंबर मिले जिन पर सुमित की बात होती थी। ये नंबर बिहार, बेंगलुरु, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य कई स्थानों के थे। पुलिस ने संदिग्ध नंबरों की एक-एक कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। सर्विलांस टीम को अचानक उस वक्त सुमित की लोकेशन मिल गई जब उसने कुछ देर के लिए अपना मोबाइल ऑन किया। उस वक्त उसकी लोकेशन मध्य प्रदेश के रतलाम में थी। सुमित ने अपनी पत्नी के दोनों मोबाइल तो ऑन नहीं किए थे। हां, इस दौरान 1 से 2 बार उसने अपने भाई अमित से बात करने के लिए अपना फोन खोला तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई। उसकी लोकेशन रतलाम की आ रही थी। सुमित ने जब भी अपने भाई से बात की तो उसने यह तो नहीं बताया कि वह कहां है, लेकिन उसने बार बार यही कहा कि वह बहुत परेशान था, इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। एसएसपी उपेंद्र अग्रवाल ने इस दौरान मोबाइल की लोकेशन मिलने वाले स्थानों पर वहां की जीआरपी को सुमित के फोटो के साथ जानकारी भेजी ताकि वह किसी को दिखे तो उसे पुलिस हिरासत में लिया जा सके। जल्दबाजी में एसआई प्रहलाद व इजहार अली और कांस्टेबल रवि कुमार की टीम को रतलाम रवाना कर दिया गया। साथ ही उन्होंने सर्विलांस टीम को उनके साथ बराबर संपर्क बनाकर सुमित की लोकेशन का अपडेट देने के भी आदेश दिया। दरअसल सुमित के कई रिश्तेदार वहां जानने वाले मध्य प्रदेश में रहते थे, इसलिए आशंका थी कि वह वहां पर अपनी पहचान छिपाकर कहीं छिपा होगा। भले ही उसने वीडियो में कहा था कि वह 5 मिनट में आत्महत्या कर लेगा, लेकिन रतलाम में उसकी लोकेशन मिलने और अभी तक की जांच से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मौत को गले लगा चुका होगा। इस दौरान 22 अप्रैल 2019 की शाम को अचानक इंदिरापुरम पुलिस ने औषधि विभाग के निरीक्षक वैभव बब्बर के साथ न्याय खंड 3 में स्थित हुकुम मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। सुमित ने भेजे गए वीडियो में इसी मेडिकल स्टोर का जिक्र किया था। पुलिस ने मेडिकल स्टोर के संचालक मुकेश, जो मकनपुर का रहने वाला था, को गिरफ्तार कर लिया। छापा मारकर जब पड़ताल की गई तो पता चला कि उसने 2 सालों से मेडिकल स्टोर के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया था।
उससे पूछताछ में पता चला कि सुमित 2 साल में 1 लाख रुपए की नशीली दवाइयां खरीद कर खा चुका था। सुमित कुमार ने वीडियो में बताया था कि वह पोटेशियम साइनाइड खाकर 5 मिनट में अपनी जिंदगी भी खत्म कर लेगा। मगर हुकुम मेडिकल स्टोर के संचालक मुकेश से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसके पास पोटेशियम साइनाइड नहीं था। सुमित काफी जिद कर रहा था, जिसकी वजह से उसने पोटेशियम साइनाइड बताकर उसे दूसरी दवा दे दी थी। विश्वास दिलाने के लिए उसने नशीली दवाओं के एवज में उससे 22,500 रुपए वसूले थे। पुलिस को भी तलाशी में उसकी दुकान से पोटेशियम साइनाइड नहीं मिला। दरअसल उसकी दुकान की तलाशी में कई नशीली व प्रतिबंधित दवाइयां जरूर बरामद हुईं। पुलिस ने मेडिकल स्टोर से ऐसी 2 पेटी दवाइयां कब्जे में लीं। पुलिस ने औषधि निरीक्षक की शिकायत पर मुकेश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया और दुकान सील कर दी। लेकिन सुमित की गिरफ्तारी व उसके परिवार के 4 सदस्यों की मौत की गुत्थी अभी तक उलझी थी। इस दौरान पुलिस को मिली फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि सुमित ने पत्नी व बच्चों की हत्या के लिए 2 चाकुओं का प्रयोग किया था। बाथरूम से जो चाकू बरामद हुए थे उन्हें पानी से साफ किया गया था। जांच पड़ताल में यह भी पता चला कि सुमित वारदात वाली रात 2 बजे तक व्हाट्सएप पर ऑनलाइन था। यह बात पुलिस को उस ग्रुप से जुड़े लोगों की मदद से पता चली। सुमित की लोकेशन ट्रेस करने के लिए पुलिस ने उसका फेसबुक अकाउंट खंगाला तो पता चला कि सुमित फेसबुक पर ज्यादा एक्टिव नहीं था। इस दौरान पुलिस को अचानक एक सफलता मिली। कर्नाटक के उडुपी शहर में रेलवे पुलिस के एक कांस्टेबल ने टीवी चैनलों पर गाजियाबाद में हुए चौहरे हत्याकांड से जुड़ी खबर देखी थी। इस खबर में हत्या के बाद लापता सुमित की तस्वीर भी दिखाई गई थी। उसी तस्वीर के हुलिये से मिलते जुलते एक शख्स को जब जीआरपी के जवान ने स्टेशन पर देखा तो संदिग्ध मानकर वह उसे थाने ले आया। उसकी आईडी चेक करने पर जब उसका संबंध गाजियाबाद से जुड़ा पाया गया तो उडुपी जीआरपी ने इसकी सूचना गाजियाबाद पुलिस को दी। उडुपी पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए उसकी वीडियो गाजियाबाद पुलिस को भेजी। उस वीडियो को जब गाजियाबाद पुलिस ने पीड़ित परिजनों को दिखाया गया तो उन्होंने तस्दीक कर दी कि वह सुमित ही है। इसके बाद तो पुलिस के लिए सब कुछ आसान हो गया। एसएसपी ने रतलाम में सुमित को खोज रही पुलिस टीम को फ्लाइट पकड़कर उडुपी पहुंचने के आदेश दिए। वहां पहुंचकर इंदिरापुरम पुलिस ने सुमित को अपनी कस्टडी में ले लिया। सुमित कुमार को उसी दिन उडुपी की कोर्ट में पेश कर पुलिस ने उसका ट्रांजिट रिमांड लिया और उसे लेकर अगले दिन यानी 24 अप्रैल को गाजियाबाद लौट आई। सुमित को अदालत में पेश करने के बाद पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लिया, जिसके बाद खुलासा हुआ कि सुमित ने किस वजह से और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया था। सुमित ने अपने कन्फेशन वीडियो में भी इस सच को स्वीकार किया था कि उसे ड्रग्स की लत है। दरअसल सुमित बीटेक की पढ़ाई के दौरान ही ड्रग्स की लत का शिकार हो गया था, लेकिन उसके परिवार को यह बात कभी पता नहीं चली। बीटेक की पढ़ाई के दौरान जब सुमित हॉस्टल में रहता था तब उसे दोस्तों की संगत में ड्रग्स लेने, चरस की सिगरेट पीने और शराब पीने की आदत पड़ गई थी। इसी दौरान जब उसकी शादी हो गई तो उसकी नशे की लत कुछ कम जरूर हो गई, मगर उसके बाद भी चोरी छिपे वह ड्रग्स लेता रहता था। 1 से 2 बार उसकी पत्नी अंशुबाला को उस पर शक हुआ तो उसने इधर उधर की बात बनाकर पत्नी को बहका दिया। 1.5 साल पहले सुमित की नशे की लत उस वक्त फिर बढ़ गई जब वह गुरुग्राम की आईटी कंपनी में नौकरी करता था। वहां उसके 1 से 2 साथी भी नशा करते थे। 1 साल पहले अंशु ने सुमित के कपड़ों की जेब से नशे की गोलियां पकड़ी तो दोनों के बीच पहली बार इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। अंशु बाला ने तब ये बात सुमित की बड़ी बहन गुड्डी को बताई थी। गुड्डी ने भी सुमित को डांटते हुए नशा न करने की हिदायत दी थी, क्योंकि सुमित अच्छा कमाता था और पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसलिए उसने सोचा ही नहीं कि जब नशा करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होगा तो वह क्या करेगा। जनवरी में जब सुमित की नौकरी चली गई तो 1 महीना तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा उसका डिप्रेशन और नशे की लत दोनों बढ़ते गए। जाहिर है नशे की लत के साथ खर्चा भी बढ़ने लगा, जबकि आमदनी कुछ थी नहीं। सुमित को खुद भी और परिवार को भी ठाठ की जिंदगी जीने की आदत थी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि आने वाले दिनों में पैसे के अभाव में उसकी जिंदगी बेहद मुश्किल भरी हो जाएगी। इस बात को लेकर वह चिड़चिड़ा रहने लगा। अब पत्नी से भी उसकी बात बात पर झड़प हो जाती थी। अंशु भी बार बार उसे नशा करने को लेकर ताने देती थी।
कि नशे में अपना वक्त खराब करने से अच्छा है कि वह नौकरी तलाश करने में वक्त लगाए। दूसरी ओर भरी हुई सिगरेट पीने और नशे की गोलियां लेने की सुमित की क्षमता भी बढ़ चुकी थी। वह हुकुम मेडिकल स्टोर से ही लाखों रुपए की नशे की दवाएं लेकर खा चुका था। अब धीरे धीरे वहां भी उसका उधार खाता शुरू हो गया था। इस दौरान 8 अप्रैल 2019 को आरव आकृति का जन्मदिन मनाने के अगले दिन जब सुमित के सास ससुर किसी शादी के लिए बिहार गए तो एक दिन अंशु ने सुमित पर ऐसा तंज कसा कि बात उसके दिल पर लगी। अंशु ने सुमित से कह दिया कि अगर ऐसा नशेड़ी पति ही किस्मत में लिखा था तो भगवान उसे कुंवारी ही रहने देता। सुमित को उस दिन लगा कि उसके इतना करने के बावजूद घर में अगर उसकी यही कदर है तो ऐसे परिवार से परिवार का न होना बेहतर है। उस दिन की बात सुमित के दिल में ऐसी बैठ गई कि वह दिन रात नशा करता और एक ही बात सोचता कि ऐसे परिवार की फिक्र करने से क्या फायदा जहां इंसान की कदर ना हो। इससे तो अच्छा है कि बिना परिवार अकेले रहो और मस्ती से जियो। एक बार दिमाग में इस विचार ने घर कर लिया तो बस वह इसी बात पर सोचने लगा। उसने इरादा कर लिया कि वह पूरे परिवार को खत्म कर देगा और अकेला ऐश की जिंदगी जिएगा। अंशु सुमित को नशे की हालत में देखकर उसे ताने मारती थी। इससे सुमित का इरादा और भी ज्यादा मजबूत होता चला गया। सुमित के पास जमा पूंजी भी खत्म होने लगी थी, इसलिए वह और ज्यादा तनाव में रहने लगा था। उसने परिवार को खत्म करने का पूरा मन बना लिया था। 18 अप्रैल 2019 को वह अपनी नशे की दवा और पोटेशियम साइनाइड लेने के लिए मुकेश के मेडिकल स्टोर पर गया। दवा लेने के बाद उसने पेमेंट की। वहां मुकेश के कहने पर उसने किसी दवा व्यापारी को ऑनलाइन पेमेंट करने में उसकी मदद की। उसी दौरान उसने मुकेश के खाते से 1 लाख रुपए अपने खाते में भी ट्रांसफर कर लिए। वह जानता था कि 1 से 2 दिन में मुकेश को यह बात पता चल जाएगी कि चोरी छिपे उसने उसके खाते से 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए हैं। लिहाजा उसी दिन सुमित ने चाकुओं का एक सेट भी खरीद लिया। घर आकर उसने जब अंशु को चाकुओं का वह सेट दिया तो उसने इस बात पर भी सुमित को फटकारा कि जिस चीज की जरूरत नहीं थी उसे वह क्यों लाया। फिर 20 अप्रैल की वो रात आ गई जब उसने परिवार को खत्म करने की ठानी। रात को उसने पहले परिवार के सभी लोगों को खाने के बाद पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दी जिसमें उसने नींद की दवा मिला रखी थी। बच्चों पर दवा का असर जल्दी हो गया और वे कोल्ड ड्रिंक पीकर बेसुध हो गए, लेकिन अंशु पर नशे का असर धीरे धीरे हो रहा था। सुमित ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे प्रथमेश का गला काटा, क्योंकि वह प्रथमेश को सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसे मालूम था कि अगर उसने प्रथमेश की हत्या पहले कर दी तो वह परिवार के दूसरे सदस्यों को आसानी से मार देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यारी चीज को खत्म करने के बाद इंसान के लिए कम महत्व की चीजों को मिटाना ज्यादा आसान होता है। प्रथमेश की हत्या के बाद सुमित अंशुबाला की हत्या करने के लिए उसके पास पहुंचा तो संयोग से तब तक अंशुबाला के ऊपर कोल्ड ड्रिंक में मिली दवा का असर कम हो चुका था। इसलिए उसने सुमित का प्रतिरोध शुरू कर दिया। यही कारण था कि सुमित ने उसका गला काटने से पहले चाकू के कई वार गले के अलावा शरीर के दूसरे अंगों पर भी किए। इससे अंशुबाला के शरीर पर कई जगह खरोचों के निशान आ गए थे। आखिर वह पत्नी की हत्या करने में सफल हो गया। इसके बाद उसने बारी बारी से जुड़वां बेटा बेटी आरव और आकृति का भी गला काटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद उसने हत्या में इस्तेमाल चाकुओं को बाथरूम में जाकर धो दिया। उसने अपने खून से लथपथ कपड़ों को बाथरूम में जाकर बदला और रात भर घर में बैठकर अपने किए पर सोचता रहा। उसके मन में विचार आया कि वह खुद भी आत्महत्या कर ले, लेकिन कई घंटे सोच विचार के बाद सुमित ने सुबह करीब 3 बजे एक बैग में कपड़े और घर में रखे गहने व नकदी रखे और घर का ताला लगाकर घर से निकल गया। रास्ते में उसे गार्ड मिला तो सुमित ने उससे कह दिया कि वह थोड़ी देर में वापस लौट आएगा। घर के बाहर आकर उसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए ओला कैब बुक की और वहां से स्टेशन पर पहुंचकर तत्काल टिकट लेकर त्रिवेंद्रम जाने के लिए तैयार खड़ी राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ गया। घर से चलते वक्त सुमित अपने घर के दोनों फोन भी साथ ले गया था। उसने उन दोनों फोनों को ट्रेन में चढ़ते ही बंद कर दिया था। ट्रेन में ही सुमित ने अपना कन्फेशन वीडियो बनाया और उसे अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। 6 बजे ये वीडियो भेजने के बाद उसने अपना फोन भी बंद कर दिया था। सुमित ने बताया कि पहले तो वह आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन जब ट्रेन में बैठ गया तो उसका इरादा बदल गया।
उसने तय किया कि वह कहीं दूर जाकर अपनी पहचान छिपाकर साधु संत बनकर जिंदगी गुजार लेगा, ताकि उसकी नशे की लत भी पूरी होती रहे। पुलिस ने पूछताछ के बाद सुमित को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें, ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सके। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।